is 19th May 2023, and here with respect to coming UPSC Civil Services, MPSC State Services and rest of the examinations, there is a special discussion with respect to current affairs of Science and Technology section by Nahida. Okay, she has taken efforts to identify all important topics related to current affairs and at the same time conceptual topics. Okay, so she is taking this today's session on Science and Technology. Tomorrow she will continue environment and biodiversity. So Nahida, you can start. Yes, sir. Good evening, all of you. Today I will take Science and Technology and related issues which are there in news. Okay. So first we will start with biotechnology. Okay. So what are the topic related to the biotechnology? For example, recombinant DNA आप लोग ने सुना रहेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सुना रहेगा, recombinant DNA टेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंटिंग, ये सब के बारे में आप लोग ने सुना रहेगा. ओके. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, इसके बारे में आप लोग ने सुना रहेगा. ओके. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट जीन. जीन क्या होता है बेसिकली? ठीक है. तो उसके लिए पहले आपको सेल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. ओके. 2 टाइप के सेल्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स का कोई एग्जांपल बता सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल ये इंसेक्ट्स में लाइक अमी बैक्टीरिया अमीबा इसमें. यस, राइट. बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. ओके. एंड मैमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब की सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का? देखो स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं. कुछ सिमिलैरिटीज होती है. फॉर एग्जांपल सेल है. ठीक है. तो सेल के आजू बाजू क्या होता है? सेल वॉल होता है, देन सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड देन साइटोप्लाज्म होता है, अब बीच में न्यूक्लियस होता है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या है पता है आप लोग को? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है. और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. इसीलिए वी कैन मूव एंड प्लांट्स कैन नॉट मूव, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो रिजिडिटी देता है. इसलिए आप देखते प्लांट मूव नहीं कर सकते, बट वी कैन मूव. इसलिए एनिमल स्ट्रक्चर लैक सेल वॉल, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे इसमें. ओके. तो देखो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. फर्स्ट देखिए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिक कौन कौन सा होता है? फर्स्ट न्यूक्लियस होता है. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है बेसिकली. ठीक है. व्हाट इज डीएनए? फुल फॉर्म पता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. यस एग्जैक्टली. ओके. सो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स. ओके. सो जीन्स, जेनेटिक सीक्वेंस, ये वर्ड आप लोग ने सुना रहेगा. ठीक है. व्हाट इज जेनेटिक सीक्वेंस? बेसिकली डीएनए किससे बना होता है? सीक्वेंस होता है वो adenine, guanine, thymine, cytosine, exactly. सीक्वेंसेस होता है. ATGC, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ये 4 चीजों से हमारा डीएनए बना हुआ है. एडेनाइन पेयर विथ थाइमिन AT, ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन GC. ठीक है. तो ATGC, GCC, AT. तो ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको जेनेटिक सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट टाइम इन 1990s में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था. उसमें फर्स्ट टाइम ह्यूमंस का पूरा जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसका पूरा मैप किया गया था. ठीक है. देयर आर मोर देन 1 लाख जीन्स. उसमें से फंक्शनल सिर्फ 18,000 और 20,000 ही है जो ऐसे जीन्स जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, दैट इज फंक्शनल जीन्स बहुत कम है, 18 to 20,000 ही है. और बाकी जो है उसका अभी तक वर्किंग पता नहीं गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाकी है और उसके ऊपर चल रहा है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो 1990 में था. ठीक है. अभी भी रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट निकाला है, उसमें इंडिया के 10,000 इंडिविजुअल जो है उसका जेनेटिक सीक्वेंस वो लोग लेने वाले हैं. ठीक है. सो ये समझ में आया आप लोग को? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं. ठीक है. एक और डिफरेंस क्या है देख लीजिए. हाँ, सेल्स में क्या क्या होता है? एक तो मैंने बताया न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है,
नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक केमिकल सब्सटेंस रहता है जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे लाइसोसोम दिख रहा है, सेंट्रियोल दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम्स में बनते हैं, ठीक है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, पावर हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब प्रोटीन कैसे बनते हैं, बेसिकली एक्चुअली दो प्रोसेस होता है, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, कि हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स है बॉडी में, प्रोटीन्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, वो सब कैसे बनते हैं, ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम डीएनए, जीन। वो जीन कोड करता है, तो वो उस कोड के हिसाब से आरएनए बनता है। फिर आरएनए में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो एक एक अमाइनो एसिड्स को लेके जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये जनरल ओवरव्यू हो गया हमारा सेल्स का, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल। मैंने आपके इधर नोट्स में कंपैरिजन भी दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ओके। सो अभी मेन हमारा टॉपिक क्या है, न्यूज में क्या चल रहा है बेसिकली। देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, जिसका जीन हम एडिट करते हैं, ठीक है। या तो हम कोई न्यू जीन जो है उसमें ऐड कर देते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव होए। फॉर एग्जाम्पल हम डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं, ठीक है, या क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए जीन इंसर्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था, एनीवन नोस, फर्स्ट टोबैको। टोबैको जो था वो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड था, फर्स्ट उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, ट्रांसजेनिक क्रॉप था टोबैको, ओके। अभी इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप है जिसको हमारे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कमर्शियली ग्रो करने के लिए, वो कौन सा क्रॉप है, एनीवन नोस, कॉटन, बीटी कॉटन। यस यस, गुड, बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन क्या है, बीटी स्टैंड फॉर, वो बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस थुरुनजेनेसिस, या सो उसमें से क्राइजीन्स नाम है, जीन का नाम है क्राइजीन, वो उन्होंने इंसर्ट किया है किसमें, कॉटन के प्लांट में, जो वो कॉटन के प्लांट को बॉल वॉर्म से रेसिस्टेंट करता है। जो बॉल वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं जो कॉटन को अटैक करते हैं, उससे रेसिस्टेंट करता है। वो जीन बेसिकली क्या करता है, एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जब वो इंसेक्ट उसको ईट करेगा तो वो टॉक्सिक उसके अंदर जाने के बाद एक्टिव हो जाएगा और वो जो बॉल वॉर्म है वो मर जाएगा, ओके। सो बीटी कॉटन इज द ओनली क्रॉप विच हैव बीन अप्रूव्ड इन इंडिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और इससे रिलेटेड न्यूज है रिसेंटली, यस, ओके, या या टोबैको, नो, बेसिकली टोबैको फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप था, इट मींस उसको मोजाइक वायरस से बचाता है। जब वो प्लांट ग्रो करते हैं हम टोबैको, तो मोजाइक वायरस वो प्लांट पे अटैक करता है और उसको खराब कर देता है, ठीक है। तो टोबैको को वो प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए उसका जीन एडिट किया था, ओके। टोबैको में बेसिकली क्या होता है, निकोटीन वगैरह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ज्यादा कंज्यूम करने पर आपको कैंसर होता है। एक दो बार आप खाओगे उससे कुछ नहीं होगा। निकोटीन ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह में भी यूज होता है। कोई भी चीज आपको ज्यादा क्वांटिटी में करोगे तभी वो कैंसर वगैरह या कोई भी डिजीज आपको होगी, ठीक है, या ओके, या सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अभी रिसेंटली एक न्यूज थी कि गवर्नमेंट ने जीएम सोया मिल्क को अलाउ किया है।
सोया मिल्क को अलाउ किया है, बट नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर एनिमल फोडर, पोल्ट्री वगैरह में हम चिकन्स वगैरह को दे सकते हैं। तो एक सेकेंड कौन सा अलाउ किया है, जीएम सोया मिल्क, जिसको एज अ एनिमल फोडर यूज करते हैं, ये सेकेंड अलाउ किया है। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं, और क्रॉप में खाली बीटी क्रॉप ही रहेगा। ठीक है, अभी कोई बता सकता है क्या, ये जो बीटी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है, उसको परमिशन कौन देता है और रिकमेंडेशन कौन करता है कि इसको ग्रो करना चाहिए? एनीवन जो प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार? और जेनेटिक इंजीनियरिंग और अप्रेजल कमेटी होती है, वो उसको परमिट देती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है ना? यस यस, ओके। जो हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी GAC, ये रिकमेंड करता है कि ये क्रॉप को हमें अप्रूव करना चाहिए, बट द फाइनल डिसीजन टू अप्रूव द क्रॉप लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। सो फाइनल परमिशन देता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, recommended by GEAC, genetically engineered appraisal committee. ओके, सभी ये GEAC ने बीटी ब्रिंजल को भी रिकमेंडेशन दिया था, बट हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव नहीं किया। सो करंटली ओनली बीटी क्रॉप अलाउड है एंड जीएम सोया मिल अलाउड है ओनली फॉर एनिमल फोडर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जीन्स, पर्टिकुलर जीन्स को हम अगर टारगेट बना के सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड ए साइट डायरेक्टेड। खाली एक पर्टिकुलर साइट को आप टारगेट करो तो उसको बोलेंगे साइट डायरेक्टेड। और न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर को ब्रेक करता है, क्लीव करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लियर को ब्रेक करते हैं। वी ऑल नो दैट सेल के पास ऑटोमेटिकली रिपेयर करने का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो व्हेन डीएनए को भी हम जब ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। तो हमारी ये टेक्निक में ऐसे करते हैं कि हम न्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो पर्टिकुलर साइट को रिमूव कर देते हैं, और जो जीन हमें चाहिए रहते हैं वो इंसर्ट कर देते हैं, एंड देन जो डीएनए है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर देता है। तो इस हिसाब से हम जीएम क्रॉप बनाते हैं। तभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो आता है, उसने गाइडलाइन इशू की है। ठीक है, क्या इशू की है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ SDN, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, SDN1, SDN2 एंड SDN3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। SDN1 में क्या होता है, हम कोई भी फॉरेन जीन जो होता है, फॉरेन डीएनए, उसको इंसर्ट नहीं करते हैं SDN1 में। ठीक है, खाली जेनेटिक उसमें जो ऑलरेडी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, समझो कोई जीन है वो म्यूटेड हो गया, उसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, या उसी का ही सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, मतलब फॉरेन डीएनए हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये SDN1 एंड SDN2, ये दोनों अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको रिलैक्सेशन दिया है कि अगर कोई भी क्रॉप SDN1 और SDN2 टेक्नोलॉजी से बन रहा है तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। और SDN3 में परमिशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि SDN3 में हम फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट करते हैं। ओके सर, अभी एक रूल्स है, मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक रूल्स बना है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये जो रूल बना है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसका इंपोर्ट बाहर या एक्सपोर्ट, आने ले जाने में क्या रूल्स होना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें यही दिया है कि जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म SDN1 और SDN2 टेक्नोलॉजी से बना है, उसको ये रूल्स में रिलैक्सेशन दिया है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी वॉज इन न्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडवांटेजेस ऑफ GM क्रॉप्स दिया हुआ है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की यील्ड हम बढ़ा सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकती है उससे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है, बट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या रहेगा, हमने कोई भी न्यू फॉरेन जीन एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया तो जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज होगी, म्यूटेशन हो सकता है, दूसरे क्रॉप पे उसका असर पड़ सकता है सॉइल में जाके। तो ये कंसर्न्स है रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, अभी इन्वायरमेंट में आप लोग ने GM क्रॉप से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन पढ़ा रहेगा। एक कन्वेंशन है, किसी को पता है क्या, सेफ हैंडलिंग ऑफ GM क्रॉप, सेफ हैंडलिंग ऑफ लाइव लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMO, इसके रिलेटेड कन्वेंशन है, इन्वायरमेंट में पढ़ा रहेगा। एनीवन, किसी को पता है?
कन्वेंशन ऑन सेफ हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कौन सा कन्वेंशन है वो? प्रोटोकॉल है बेसिकली। कार्टेगाना प्रोटोकॉल। सॉरी, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी अब कनेक्टेड है? हाँ ओके, अभी वॉइस आ रही है ना? हाँ, सो मेरा क्या क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें सेफ हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसका यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। किसी को पता है क्या? कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल। यस यस यस, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। उसी का एक और प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल, दिस टू प्रोटोकॉल डील्स विद लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हैंडलिंग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब के लिए। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट है क्या? फर्स्ट टेक्नोलॉजी में ये समझाना आप लोग को। अभी एक नेक्स्ट फसाई टेक्नोलॉजी। फसाई भी यूज होते हैं ना, हाँ, वो फसाई सेल और नो, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो Yes. अभी हमने कोई भी जीएम क्रॉप को, कोई भी जो हम ह्यूमन कंजम्पशन के यूज करते हैं, ब्रिंजल वगैरह वो सब, पोटैटो वगैरह वो सब हमने अलाउ नहीं किया है। एफएसएसआई क्या करता है? फूड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की जो होती है फूड की, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, सो जीएम क्रॉप और या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में एफएसएसआई का नहीं है रोल। ओके ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ये सबने सुना रहेगा, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी सुना है क्या? ये भी बेसिकली Yes. जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ही है। क्रिस्पर Cas9 क्या है? बेसिकली क्रिस्पर एक जेनेटिक सीक्वेंस है जिसको हमने बैक्टीरिया से ही रिमूव किया है। ठीक है, एंड Cas9 क्या है? Cas9 इज अ प्रोटीन जो डीएनए को कट करता है। ठीक है, सो हम ये बैक्टीरिया से ये सीक्वेंस जो है वो उसको रिमूव करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को जब बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाजेस। तो ये बैक्टीरियोफाजेस से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, बैक्टीरिया जो है अपने जीन्स में चेंजेस करता है। तो वही टेक्नोलॉजी को, वही देख के हमने ये हमारी टेक्नोलॉजी में यूज किया है कि जैसा बैक्टीरिया अपने आप को चेंज कर लेता है बैक्टीरियोफाज से बचाने के लिए, जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज करता है, तो उसी से वही जीन को हम निकाल के कहीं दूसरी जगह यूज कर सकते हैं फॉर जेनेटिक एडिटिंग। ओके, सो इसमें क्या क्या होता है? एक गाइड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। सेकेंड, Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन बेसिकली होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सीजर दैट कट्स द डीएनए को कट करता है। और आरएनए क्या करता है? आरएनए जाएगा उस डीएनए सीक्वेंस को बाइंड करेगा, स्टिक हो जाएगा वो डीएनए से। ठीक है, जो ये आरएनए है ये गाइडेंस की तरह काम करता है कि आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको कट करना है। ठीक है, तो आरएनए उसको बताता है कि इसको यहाँ पे जाके आपको कट करना है। देन कट हो गया वो डीएनए, फिर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है, समझो कोई प्लांट को हमें जेनेटिकली रेसिस्टेंट बनाना है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जीन को वो सेपरेट करके रखा हुआ है, फिर उसको हम उसको ऐड कर देते हैं और ये आरएनए की मदद से वो जो सीक्वेंस होता है वो जाके वहाँ पे स्टिक हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेसिकली। समझो आरएनए पे ए है तो हमारे सीक्वेंस पे टी है, तो वो ए जाके टी से स्टिक हो जाएगा। समझो आरएनए पे जी है तो हमारा सी, अब एटीजी से हमने देखा था सीक्वेंस, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप वहाँ पे जाके वो अपने पैर कर लेगा और जो हमारा डीएनए है वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक रिपेयर मैकेनिज्म से डीएनए अपने आप को रिपेयर कर लेगा और हमारा जीन जो है वो एडिट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्रिस्पर Cas9 और इसमें हमने एसडीएन में देखा कुछ जेनेटिक टेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक न्यू जीन, फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। ओके, तो जिसमें नहीं करते हैं वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस बताई है कि डीएनए डबल हेलिक्स है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया के लिए एक जीन है, वो जीन जो है सिकल सेल एनीमिया उसके वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आप वो सिकल सेल एनीमिया के जीन को चेंज कर सकते हैं ताकि वो डिजीज उसको ना हो। सिकल सेल एनीमिया क्या है? बेसिकली हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे बॉडी में, आरबीसीज होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, वो एकदम सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। सिकल मतलब ऐसा आधे चांद के जितना इतनी छोटी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है आपको बॉडी में बराबर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता है,
तो वो सिकल सेल डिजीज को हम कर सकते हैं क्योर विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है? यस, नो? नो नो No. Okay. So next topic is CAR T cell. CAR T cell therapy. डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है कि CAR T cell therapy किसके लिए यूज होता है। सो बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। CAR का फुल फॉर्म क्या है? चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। अभी टी सेल्स के बारे में पता है क्या आप लोग को? टी सेल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। सो लिम्फोसाइट में बी सेल और टी सेल्स होते हैं। इनका क्या काम है? बॉडी को किसी भी पैथोजन का जो इन्फेक्शन, यस, इम्यून जो है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ये हम डब्ल्यूबीसी का काम है बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। सो ये बी सेल्स एंड टी सेल्स जो होते हैं बॉडी में, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बी सेल्स क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एंटीजन के खिलाफ। एंटीजन क्या है? एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे हमारा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अगर वो बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट, उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है कौन? बी सेल्स। और टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स डायरेक्टली जाके उसको किल कर देते हैं सेल को। टी सेल्स में भी फर्दर टाइप्स है, बट उतना जानने की जरूरत नहीं है। टी सेल्स में एक टी किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो जाके वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेंगे, एनक्लोज कर देंगे, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करके वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं। तभी ये CAR T सेल जो है वो कैंसर के लिए यूज हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, समझो कोई पेशेंट को कैंसर है तो उसके, वॉइस नहीं आ रही है? नेट का आ इश्यू है रही क्या? है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। अभी अभी आ रही है क्या? नहीं आ हाँ रही? हाँ यस 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 आ रही है। हेलो, अभी वॉइस आ रही है क्या मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? ओके ओके, अभी ऑडिबल है ना सबको? यस, नो? यस जी जी हम्म। यस। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CAR T सेल। देखो अभी फर्स्ट क्या करेंगे, जिस पेशेंट को कैंसर है उसका हम बॉडी से टी सेल्स को निकालेंगे। ठीक है, उसको टी सेल्स निकालेंगे और लेबोरेटरी में ट्रीट करेंगे, और उसके ऊपर चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर लेंगे और उसको फिट कर देते हैं, और उसको बॉडी में वापस से, वो टी सेल्स को पेशेंट की बॉडी में वापस से डाल देते हैं। और ये रिसेप्टर जो है वो कैंसर की सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, सभी रिसेंटली टाटा मेमोरियल सेंटर जो है हमारा फॉर कैंसर, उसने ये डेवलप किया है। IIT बॉम्बे और हमारा जो टाटा इमोनुअल जो है उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो इतना कौन बनाया है ये तो नहीं पूछेगा, बट CAR T सेल किसके लिए यूज होता है वो आपको पूछ सकता है। टीबी के लिए, HIV को क्योर करने के लिए, ऐसे 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आंसर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कैंसर के लिए है। ठीक है, इतना प्रोसेस वगैरह नहीं पूछेगा कैसा होता है क्या, बट खाली टेक्नोलॉजी किसके लिए है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने T सेल एंड B सेल का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग एक बार उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन होता है। ठीक है, अभी DNA एंड RNA में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, कोई बता सकता है? सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है DNA और RNA में? उसमें यूरासिल नाम का एक, यस एग्जैक्टली। RNA में क्या होता है? हमारे DNA में क्या है? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अभी RNA में क्या होता है? थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। तो RNA का सीक्वेंस यही होता है, ATGU, यूरासिल होता है उसमें। बेसिकली ये सब क्या है? एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, दिस आर बेसिकली अमाइनो एसिड।
ठीक है, ये अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड वगैरह जो है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, ये जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखी है कि किसी डिजीज के बारे में स्टडी करने के लिए हो सकता है, या फिर पर्सनल वैक्सीन, पर्सनल मेडिसिन के बारे में आप लोगों ने सुना रहेगा कि जो आपके जीन्स को सूट करती है, जो आपके इसमें ऑर्गन डोनेशन वगैरह में बहुत बार रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एज अ फॉरेन सब्सटेंस मान के उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अभी इसमें, अभी आप लोग ने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना है क्या? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यस, सो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अभी हम ऑर्गन्स को भी प्रिंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है, और बॉडी में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या बॉडी वो रिजेक्ट नहीं करती है। अब ये 3D प्रिंटिंग में ऑर्गन्स को हम कैसे करेंगे? बॉडी की ही पेशेंट की से बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से सेल्स लेते हैं। स्टेम सेल्स के बारे में आप लोग ने सुना रहेगा, स्टेम सेल्स वो लेते हैं, उसको लैब में ग्रोन करते हैं, और उसी की सेल से 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो पेशेंट की बॉडी का ही सेल है, तो वो रिजेक्ट नहीं करता है, और ऑर्गन डोनेशन का भी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्लोनिंग। अभी रिसेंटली चाइना ने वाइल्ड आर्टिक वुल्फ को क्लोन किया है, वुल्फ को क्लोन करके बनाया है। देखो अभी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी किसमें मदद कर रहा है? समझो फॉर एग्जांपल कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, उसको हम क्लोन करके बना सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने चीता वगैरह लेके आया है, अभी हम भी बना सकते हैं क्लोन करके, टाइगर बना लो, चीता बना लो, एंडेंजर्ड, मतलब बेसिकली फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके लिए हम ये क्लोनिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लोन एनिमल कौन था पता है? बहुत फेमस है, या शिप। क्या नाम था शिप का? डॉली शिप। हाँ एग्जैक्टली, डॉली शिप। डॉली शिप बनाया था डॉक्टर आयन विलमंट ने। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट क्लोन शिप, तभी रिसेंटली चाइना ने बनाया है। तभी क्लोन वर्ड से आपको क्या पता चलता है? एग्जैक्टली सेम कॉपी, या एग्जैक्टली सेम कॉपी रहेगी। सो पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है वही सेम विल बी फॉर चाइल्ड। ओके, तो उसमें भी अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज होती है। जो अभी डॉली शिप बनाया था, ठीक है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया था? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, सोमैटिक सेल्स होते हैं, या सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? दैट आर नॉट रिप्रोडक्टिव सेल्स। नॉर्मल जो हमारे सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो जो रिप्रोडक्टिव नहीं होते, जो मतलब जेनेटिकली आप उसको आगे हेरिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस सेल से यूज करके डॉली शिप जो है। तो ये क्लोनिंग का प्रोसेस, ये बहुत सारे टाइप से मैंने यहाँ पे दिए हैं, और एप्लीकेशन यहाँ पे बता दिए, रिक्रिएटिंग द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मोर मिल्क, क्लोन एम्ब्रो। तो ये एक बार आप लोग रीड कर देना। अभी नेक्स्ट आईटी एंड कंप्यूटर्स में देखते हैं हम। अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? क्लोनिंग हो गया है, जो और ठीक है, आपका नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ यस, आपका वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, मोबाइल डेटा अभी डेट रहते हैं। और तुम्हारा नाम कुणाल है ना? हाँ, अभी आ रही है वॉइस? हाँ, अरे डेटा का बहुत इशू है, नेट का। इससे अच्छा तो ऑफलाइन क्लास ही है फिर। अभी आ रही है ना वॉइस मेरी? यस। हाँ हाँ। हाँ ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी।
अभी रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी निकाली है, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी। ठीक है, अभी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है देखो। जियो स्पेशियल बेसिकली किसी भी चीज का आपको लोकेशन ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जांपल हम जीपीएस वगैरह यूज करते हैं लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, तो उसी की टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके लिए हम किसकी कैसे यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग वगैरह हो गया टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक बार आप लोग पढ़ लेना कि उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बेस पे पूछ सकता है। अभी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी न्यूज में है तो इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन लेवल, सी लेवल इज राइजिंग, तो इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड लीडार टेक्नोलॉजी है, LIDAR, लीडार टेक्नोलॉजी, ये लिख लो आप लोग, लीडार टेक्नोलॉजी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी ने। हाँ, लेजर, लेकिन इसमें क्या यूज है, लेजर का यूज होता है डिस्टेंस को, लोकेशन जो है डिस्टेंस नापने के लिए लेजर का यूज होता है इन लीडार टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। तो अभी लेजर इंटरफेरो लीडार, LIDAR, लेजर इंटरफेरोमीटर डिटेक्टिंग रेंज, ऐसा समथिंग है, तो एक बार आप लोग देख लेना। तभी जियो स्पेशल का एप्लीकेशंस आ सकता है। किसी भी चीज का लोकेशन ट्रैक करना है अर्थ पे, तो ये टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीपीएस हो गया, GNS हो गया। अभी इंडिया ने खुद का भी जीपीएस टाइप का लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बनाया है, उसका क्या नाम है, यस, नाविक। क्या नाम है, यस नाविक। इसी का पहले नाम था IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, उसका नाम चेंज करके अभी नाविक हो गया है। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट जो है वो इंडिया ने स्पेस में दिए हैं। ठीक है, तो उसमें भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं, खाली लोकेशन ट्रैक करना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो सके। ठीक है, अभी नेक्स्ट कुछ कीवर्ड्स है जो अभी न्यूज में चल रहे हैं, तो यूपीएससी की आदत है वो आपको पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज योटा D1, YOTTA योटा D1, वो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि द टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज, योटा D1 क्या है वो बताओ। नेक्स्ट है एस्ट्रो बी क्या है बताओ, बहुत सारे ऐसे टर्म्स है वो पूछ लेता है कीवर्ड बेस। तभी यहाँ पे मैंने आप लोग को दिए हैं कि योटा D1 क्या है। डी से आप याद रखोगे डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर जो भी हमारा डिजिटल वो होता है, क्या बोलते हैं, डेटाबेस, डेटाबेस इंफॉर्मेशन जो भी हमारी डिजिटली अवेलेबल है उसको स्टोर करने के लिए एक सेंटर बनाया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग टाइप है, वहाँ पे पूरा सेंटर जो है वो बनाया है। तो वो हमारे इंडिया का सबसे फर्स्ट है जो यूपी में बनाया है, ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उन्होंने बनाया, वहाँ पे पूरा डेटा, डिजिटल डेटा जितना भी वो सेंटर में स्टोर किया है, उसका नाम रखा है योटा D1। ठीक है, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स है ये आपको देखने हैं। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, साइड चैनल अटैक। अभी सबको स्पाईवेयर, मालवेयर, ट्रोजन, ये सब के बारे में पता है ना। यस। ओके, हाँ, so be recently 2 years back Pegasus was in news, PEGASUS, Pegasus spyware was in news। ठीक है, तो वैसे एक साइड चैनल अटैक होता है। साइड चैनल अटैक क्या होता है, बेसिकली हैकिंग, वो आपके सॉफ्टवेयर को जो हैक करता है, साइड चैनल अटैक के नाम से आप समझ जाओगे कि इट इज रिलेटेड टू डिजिटल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैकिंग। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिए हैं, ये आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एस्ट्रो बी। एस्ट्रो बी क्या है, एक नासा छोटी छोटी वॉइस का इश्यू है क्या, आ रही है क्या वॉइस। जी आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रहा है, बहुत नेटवर्क का इश्यू है यहाँ पे।
अभी क्लियर हुआ क्या? आ रही है ना? ओके ओके। सो अभी नासा का एक प्रोजेक्ट है, उसमें लोग ने बी के शेप के छोटे छोटे रोबोट्स को स्पेस में छोड़े हैं। इंटरनेशनल स्टेशन है हमारा नासा, वहाँ पे उन्होंने वगैरह लगाया है सर। उन्होंने स्टेशन पे छोड़े हैं। तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज एस्ट्रो बी, ये इसरो का प्रोजेक्ट है क्या? तो याद रखना कि इसरो का नहीं है, नासा का है, और कहाँ भेजा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, माइक्रो स्विमर्स। माइक्रो स्विमर्स, अब ये क्या है? ये भी एक रोबोट ही है। दे आर मिनिएचर ह्यूमंस, छोटे छोटे ह्यूमन के फॉर्मेट में छोटे छोटे रोबोट्स बनाया है। 1 to 10 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे टाइप के रोबोट्स बनाया है। ठीक है, तो अभी माइक्रो स्विमर्स क्या करेंगे? जैसे कि अभी आप लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या ड्रग डिलीवरी में यूज करते हैं, बॉडी में जाके आप वो डिलीवर कर सकते हो ड्रग को, तो उसी के लिए माइक्रो स्विमर्स बनाया है। माइक्रो स्विमर्स क्या है? स्मॉल रोबोट है फॉर ड्रग डिलीवरी, ठीक है। बॉडी में जाके ये आपके ड्रग डिलीवर करता है, और ये भी कार्बन नाइट्रेट, पॉलीहेप्टाजिन, ये मटेरियल से बना हुआ है। ये बॉडी में जाएगा तो भी हार्मफुल नहीं है, वो ड्रग डिलीवर करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेटाबोलाइज होके मतलब निकल जाएगा बॉडी से, ठीक है। तो माइक्रो स्विमर्स क्या है? ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया है। अब ये नेक्स्ट, ये थोड़ा सा नीचे से कट गया है, साइबर नाइफ। साइबर नाइफ, अभी साइबर नाइफ क्या है? अभी नाम से हमें लग रहा है कि कोई कंप्यूटर वगैरह, साइबर से रिलेटेड है, बट ये उससे रिलेटेड नहीं है। साइबर नाइफ, साइबर नाइफ किसके लिए? बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए है। कैंसर की सेल से ट्यूमर वगैरह जो होता है, तो ये साइबर नाइफ जो है ट्रीटमेंट फॉर कैंसर है। तो ये कीवर्ड बेस है, ज्यादा टेक्नोलॉजी हमें डिटेल में इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली आपको पता हो जाना चाहिए कि न्यूज में था व्हाट इज साइबर नाइफ यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, अभी नेक्स्ट है एक रोशनी करके है, इट इज द फर्स्ट सलाइन वाटर लैटेन, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए याद रखना है कि क्या है? फ्रेश वाटर सलाइन वाटर लाटेन है, ठीक है। सी वाटर का यूज करके इसने बनाया है, इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए याद रखना है, तो पूछ सकता है। अभी नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्स फ्यूल, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के हमने काफी टेक्नोलॉजी के पर ध्यान दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। अभी फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो पेट्रोल के ऊपर भी चले और गैसोलीन के ऊपर भी चले, ठीक है। इंजन में ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, ठीक है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पॉल्यूशन ना हो ज्यादा, उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल बनाया है, ठीक है। अभी हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, 10% अचीव हो गया है, 10% ब्लेंड करते हैं हम, 20% अभी रिसेंटली न्यूज में था ये, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर पावर्ड बस चलाई गई थी। आई थिंक शायद हैदराबाद में ये बस चलाई गई थी, ठीक है। सो हाइड्रोफ्यूल सेल किस में आता है? क्लीन टेक्नोलॉजी पे आता है, ठीक है। हाइड्रोफ्यूल सेल आप बैटरीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल की बैटरी हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया हमारा, उसमें हो गई। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में आता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसमें हाइड्रोजन का यूज होता है, हाइड्रोजन को आप इंजन में मीन्स डालते हैं, तो आफ्टर बर्न इग्नाइट होने के बाद से वाटर बनता है और वाटर वेपर्स बनता है। तो इट इज अ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये हुआ। वॉइस मेरी बराबर आ रही है ना सबको? वॉइस आ रही है ना? ओके ओके ओके। अभी नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा पॉप फेम, POP पॉप, FAME फेम। अभी नाम से आपको डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट इज पॉप फेम रिसेंटली सीन इन न्यूज। अभी नाम से इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये भी क्या है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूल जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया है, ये USA में किया है,
ये फर्स्ट टाइम बनाया है, तो ये यूएसए में हुआ है। तो डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि पॉप फेम क्या है, तो इट इज अ फ्यूल प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, और ये हाँ, पॉप फेम जो है आफ्टर इग्नाइटिंग, ये फ्यूल इतनी एनर्जी देता है कि वो आपका जो रॉकेट फ्यूल है उससे भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो बैक्टीरिया से इसको प्रोड्यूस किया है फ्यूल को। अभी नेक्स्ट है स्टील स्लैग। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली यूपीएससी ने इसका एप्लीकेशन पूछा था कि स्टील स्लैग को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टील स्लैग बेसिकली क्या होता है, जब आप स्टील प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो उसके बाय प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज जो निकल जाती है उसको आप बेसिकली स्टील स्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर कोई लैंड माइंस है उसको फिल करना है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली गुजरात में हमारा जो हाईवे बना है, तो इसमें स्टील स्लैग जो है वो किया हुआ है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी जो थी वो न्यूज में था। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन ऑलरेडी पूछा है, 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, तब रिसेंटली फिर से ये टेक न्यूज में चल रहा है। इसीलिए होते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फ्लैश के सॉलिड कार्बन रहता है जो उड़ जाता है हवा में, तो उसको हम कलेक्ट करके उसको एग्रीगेट करके ब्रिक्स वगैरह बना के उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। सेम लाइक स्टील स्लैग, ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज है, इंडस्ट्रीज में जो भी निकल रहा है इम्प्योरिटीज है, उसका हम उसको यूज कर सकते हैं, इससे हमारा पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट है सोवा वायरस अटैक। ठीक है, अभी हमारे इंडिया में जो भी साइबर सिक्योरिटी वगैरह होती है, ठीक है, तो वो कौन देखता है, कुछ भी साइबर अटैक वगैरह होने वाला है तो वो कौन देखता है, बेसिकली वो बॉडी का नाम क्या है, एनीवन? अरे, मेरा क्वेश्चन समझा क्या आप लोग को? कोई भी साइबर रिलेटेड इशू है, साइबर सिक्योरिटी है, तो उसके लिए एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वो कौन सी बॉडी का नाम क्या है? हेलो, वॉइस आ रही है ना मेरी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर। नो नो नो, स्क्रीन पे ही देख लो, सोवा वायरस अटैक के नीचे लिखा हुआ है सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टीम इन से इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जितने भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है वो सब ये बॉडी देखती है। शॉर्ट में हम उसको सर्ट इन बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टीम इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के नीचे आती है। तभी रिसेंटली एक सोवा वायरस हुआ था। सोवा वायरस क्या है, इट इज अ बैंकिंग मालवेयर। जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग ऑनलाइन वगैरह करते हैं, तो पासवर्ड वगैरह जो है वो ये स्टील कर लेता है, सोवा वायरस अटैक। तो इसके बाद ये इट इज अ ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस मीन्स फाइनेंशियल, मतलब जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, हैकिंग वगैरह होते हैं, तो ये सोवा वायरस वाज इन न्यूज। अभी एक नेक्स्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये बेसिकली रिलेटेड है, ठीक है, एटॉम्स, एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्टार्टिंग जब कवर, तो क्या बोला था कि इट इज इनडिविजिबल, उसके आगे और कोई भी छोटा पार्टिकल नहीं है, बट उसके आगे हमें क्या पता चला कि एटॉम इज अ डिविजिबल। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अभी फिर से न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसको भी अगेन डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग ने हिग बोसॉन सुना रहेगा, डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल सुना रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड एज गॉड पार्टिकल्स, जिसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर दिया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अभी हम देखेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट। अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, इफ देयर इज अ सब एटॉमिक, ठीक है, एंटेंगलमेंट क्या होता है, एक तरह से
आपका आवाज फिर से ये हो गया। आवाज ब्रेक हो रहा है। ये हो नेट का बहुत इशू है। वाईफाई चल रहा है क्या अभी? तुम वाईफाई पे हो ना? मैं डेटा पे हूँ तो भी ब्रेक हो रहा है। वाईफाई कनेक्ट करूँ? अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है ना वॉइस? जी ओके। सो क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? It is related to subatomic particles. If we change the property of one particle, so the properties of other article, subatomic particles की भी property क्या है वो change हो जाएगी। तो अभी basically quantum entanglement एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें देखा गया था, जिसको टार्डीग्रेड बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। टार्डीग्रेड में ये क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेना देखा गया था। खाली आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है। चेंजेस इन वन सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, विल लीड टू चेंजेस इन अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मींस दोनों सब पार्टिकल एक दूसरे में एकदम एंटेंगल्ड है, एकदम मिले हुए हैं, ठीक है। बस इसमें इतना कुछ नहीं है, खाली याद रखो क्या है बस। अभी स्प्लिन इंटरनेट, इंटरनेट तो सबको पता है, अभी बहुत इश्यू हो रहा है इंटरनेट का, बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ये स्प्लिन इंटरनेट क्या होता है? अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। सो रशिया यूक्रेन के वॉर में क्या हुआ था? इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट का जो इश्यू चल रहा है, बिकॉज ऑफ बाउंड्री और जोग्राफिकल इश्यू की वजह से अगर इंटरनेट में ब्रेकेज होता है तो उसको बेसिकली स्प्लिट इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट दैट इज इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ड्यू टू नेशंस फिल्टरिंग कंटेंट, ब्लॉकिंग, इसने ब्लॉक कर दिया इंटरनेट का एक्सेस वगैरह, जोग्राफिकल बैरियर लगा दिया, ठीक है, ताकि आप वो इंटरनेट के साइट को एक्सेस नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जाम्पल चाइना में आप लोग को पता रहेगा कि ये गूगल वगैरह वो सब नहीं चलता है, यूएस के कोई भी ऐप नहीं चलते, तो लोग ने ऐसे वहाँ पे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, जिसको वो लोग ग्रेट फायर वॉल बोलते हैं, कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिल इंटरनेट, कि आपने इंटरनेट के एक्सेस को जो है वो ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वेब। वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। ये अभी 2022 में लास्ट ईयर वेब 3.0 का क्वेश्चन आके गया है, ठीक है। विद इन 1 ईयर वेब 4 भी आ गया है, वेब 5 भी आ गया है। तभी लास्ट टाइम पूछा था वेब 3 के बारे में, तभी पूछ सकता है कि वेब 5 क्या है, ठीक है। सो बेसिकली वेब क्या है? वेब जब आप नेट यूज करते हो, वेबसाइट, जो वेबसाइट आप ओपन करते हो, वेब पेज ओपन होता है, www वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसी को हम बेसिकली वेब बोलते हैं। और वेब 1 2 3 4 5 क्या है? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन वेब, डिफरेंट डिफरेंट ये है, ठीक है। अभी जब इंटरनेट स्टार्टिंग में जब आया था 2000 के टाइम पे, तो आप वेब पेजेस तभी की कंपेयर करो और अभी की कंपेयर करो, काफी चेंजेस रहेगा। अभी वेब 1 क्या है देखो, वेब 1 क्या है? रीड ओनली मोड। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, कुछ आप अपना लिख नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, रीड ओनली, सिर्फ रीड ओनली मोड है। तो वो आपका आएगा वेब 1.0। 1.0 स्टैंड फॉर फर्स्ट जनरेशन। जैसे अभी 2G 3G 4G क्या है, जनरेशन वगैरह है, तो वैसे वेब पेजेस में भी वेब की जो टेक्नोलॉजीज है उसमें भी ये सब जनरेशन आए हैं। तो पहले आपको खाली वेब पे जाने का है, गूगल ओपन करना है, आप खाली रीड करते हो, और रीड ओनली इज वेब 1। अब रीड 2 में क्या हो जाएगा? वेब 2 में क्या हो जाएगा? रीड एंड राइट। आप वहाँ पे समझो विकिपीडिया है,
तो आपको पता है आप खुद भी एडिट कर सकते हो, सो इट विल कम अंडर वेब 2.0, जो आप रीड एंड राइट कर सकते हो। हमारी सोशल वेबसाइट्स, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, जहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हो, दैट विल कम अंडर वेब 2.0। ठीक है, अभी नेक्स्ट वेब 3.0। अभी अभी आप लोग ने चैट जीपीटी के बारे में सुना है क्या? यस। हाँ, ओके। सो ये चैट जीपीटी क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कन्वर्सेशन करने के लिए एक चैट है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? वेब 3.0 में आएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, मशीन लर्निंग हो रही है, गूगल असिस्टेंट वगैरह हो आ गया है हमारा या एलेक्सा वगैरह है। हाँ, सिरी, एलेक्सा, ये सब इसमें आएगा, वेब 3.0 में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वेब 5.0। अभी न्यूज में वेब 5.0 है, ये चल रहा है। वेब 5.0 क्या है? वेब 2 प्लस वेब 3, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, वेब 2.0 प्लस वेब 3.0 को अगर कंबाइन कर देंगे तो वेब 5.0 हो जाएगा। अब इसमें एक और है, हाँ 4.0 क्या है? उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो थर्ड में था वही है, खाली थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम लोग ने किया है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी आप लोग ने ये सुना है क्या, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में? यस। या सो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी है, दैट विल कम अंडर वेब 4.0। ऑगमेंटेड रियलिटी तो सबको पता होगा, सबने यूज भी किया है, बट उन्हें पता नहीं कि वो एआर है। क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी? आप वो यूज करते हैं ना, स्नैपचैट वगैरह, कैमरा ऑन करते, फिल्टर आ जाते हैं, सर पे ताज आ जाता है एंड ऑल, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, और अभी मॉल वगैरह में आप जाते हो, तो आप देखते हो मोबाइल डाल के आपको एक गॉगल टाइप लगा के देता है, जिसमें आप देखते हो तो आपको 3D जैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पे खड़े हो, दैट इज वर्चुअल रियलिटी, वीआर। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंस बिटवीन एआर एंड वीआर का, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और एआर वीआर का डिफरेंस समझा ना आप लोग को? यस, नो? Yes. हाँ, Yes. सो वेब 4.0 विल इंक्लूड एआर एंड वीआर। और एक और चीज है, वेब 3.0 में भी और वेब 5.0 में भी कॉमन है, क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स जो भी डेटा वगैरह है वो आप खुद अपना कंट्रोल कर सकते हो। कोई गवर्नमेंट की, समझो कोई वेबसाइट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे सेव ना हो, मेरा डेटा है वो सिर्फ मैं ही कंट्रोल करूँ, तो उसके लिए बेसिकली एक वेब 5.0 बना है, जो 3 में भी था डिसेंट्रलाइजेशन, वेब 5.0 में है एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दैट पुट्स वन इन कंट्रोल ऑफ इट्स ओन डेटा एंड आइडेंटिटी। वो आपको खुद का डेटा, आइडेंटिटी को मेरे ही पास स्टोर हो, किसी और के पास ना जाए, आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट तो भी, वैसा आप कंट्रोल कर सकते हैं इन वेब 5.0 में। ठीक है, अभी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, वो आप एक बार पढ़ लेना। अभी इसमें कुछ डाउट नहीं है ना वेब 1.2, 3, 4, 5 में? हाँ, डिफरेंस पूछेगा। अभी 2022 में वेब 3.0 पूछ चुका है, AR VR 2020 में पूछा था क्वेश्चन, डिफरेंस पूछा था दोनों के बीच में। अभी नेक्स्ट है डार्क वेब, ये सब अभी इंटरनेट का ही चल रहा है। ठीक है, अभी ये इमेज आप लोग देखो, ऊपर क्या दिया हुआ है, गूगल, विकिपीडिया, दीज आर कॉल्ड एज सरफेस वेब दैट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन, उसको बोलेंगे सरफेस वेब। डार्क वेब क्या होता है? डीप वेब, डार्क वेब, विच आर इनएक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉगिन पासवर्ड है कोई बैंक का, वो आप डालोगे तभी वो आप एक्सेस कर सकते हो, कोई और दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। सो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ डीप वेब, कि आपके पास पासवर्ड वगैरह होगा तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर इसको हम क्लासीफाई करेंगे सरफेस वेब है कि वो डार्क वेब है। ठीक है,
और अभी हैकर्स क्या करते हैं, हैकर सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज करते हैं वो यही डार्क वेब में वो जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो स्टोर की हुई रहती है वही डार्क वेब के थ्रू वो एक्सेस करके हैक करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो डार्क वेब का जो है यही मतलब थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल द ऑनियन रिंग करके एक हैकर्स ने उन्होंने बनाया है जिससे आप जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो डार्क नेट क्या है, डार्क वेब क्या है, दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच यू कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनीवन। जैसे हम गूगल वगैरह एक्सेस कर सकते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज डार्क नेट। तो खाली एक डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने दिया है वो आपको रीड कर लेना। इसमें कुछ डाउट है क्या, या अभी तक कुछ भी डाउट है क्या अभी? यस नो? नो। ओके ओके या अभी नेक्स्ट है हमारा 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अभी हमने 3D पढ़ा, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसी का एक और जनरेशन है, इवोल्यूशन होके 4D टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है। 4D टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक यूट्यूब पे अच्छा एक वीडियो है उसका, वो आप देख लेना कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती कैसी है। जैसे हम जेरोक्स मशीन से जेरोक्स निकालते हैं तो वैसे ही आप जेरोक्स मशीन में इंक के बजाय सॉलिड सब्सटेंस डालते हैं तो वो लेयर बाय लेयर ऐसा प्रिंट होके पूरा मॉडल बनता है, ठीक है। सो अभी 4D प्रिंटिंग का भी मैंने अभी बताया था कि ऑर्गन्स वगैरह बनाने में, ठीक है, इसमें यूज कर सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में, केमोथेरेपी में, ये सब यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन उसके 2 लाइन में दिया हुआ है, ये पढ़ लेना आप लोग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिव। अभी नेक्स्ट है क्रिप्टो जैकिंग और ब्लू बगिंग। क्रिप्टो जैकिंग क्या हो गया, नाम में ही पता है, देखो क्रिप्टो मीन्स व्हाट, क्रिप्टो करेंसीज, इसके बारे में सब लोग ने सुना रहेगा। और जैकिंग हैकिंग, आप हैकिंग कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, किसी और के कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को आप हैक कर रहे हो फॉर गेनिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग वगैरह होती है, तो आप हैक कर रहे हो किसके लिए, क्रिप्टो करेंसीज को गेन करने के लिए, तो उसको क्रिप्टो जैकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्लू बगिंग। ब्लू से क्या करेंगे हम, ब्लूटूथ, जब भी हम ब्लूटूथ वगैरह ऑन करते हैं, ठीक है, सो ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू हैकर जो है वो आपके डिवाइस को हैक कर लेगा, तो इसको ब्लू बगिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 वर्ड है, क्रिप्टो जैकिंग, ब्लू बगिंग, जो कि दोनों हैकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, नाम से ही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। IIT हैदराबाद ने ये बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। किसके लिए यूज होगा ये, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो इसका मैंने डेफिनेशन दिया है। एक्चुअली ये इंडिया का फर्स्ट है ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है, जो कि हैदराबाद में बनाया है, इसीलिए ये न्यूज में था। खाली आपको पूछ लेगा कि तिहान क्या है, वो पूरा लिख के नहीं देगा आपको कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन, खाली तिहान पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है कि इट इज फॉर नेविगेशन, इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने अभी आपको AR VR के बारे में बताया था, यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। अभी उससे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी न्यूज में है, हैप्टिक टेक्नोलॉजी, HAPTIC, हैप्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी ये हैप्टिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे अभी VR के बारे में मैंने बताया, VR में आप क्या कर रहे हो, खाली आप देख रहे हो, ठीक है। हाँ, अभी हैप्टिक टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आप उसको फील भी कर सकते हो, टच सेंसेशन वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। अभी रिसेंटली वो चाइना ने शायद से बनाया था कि, हाँ चाइना ने बनाया था कि समझो कोई पर्सन है, आपसे बात करना चाह रहे हो, समझो आपको हैंडशेक करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, फील होता है। तो हाथ में, जैसे कि अभी आपने वो देखा रहेगा जॉयस्टिक वगैरह आती है गेमिंग वगैरह में,
वाइब्रेशन वगैरह जो होता है, तो जॉयस्टिक से रिलेटेड कुछ इस तरह से वाइब्रेशन वो लोग वगैरह देते हैं ताकि आपको ऐसा फील हो करके। सो हैप्टिक टेक्नोलॉजी ये है कि आपको टच का सेंसेशन देता है अलोंग विथ वीआर। अभी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से डायरेक्टली आप पढ़ लेना। हैप्टिक टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्टाइल सेंसेशंस टू स्टिमुलेट द सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो खाली हैप्टिक टेक्नोलॉजी क्या है वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या होता है, किसी को पता है क्या? यस, यस, क्या है ब्लैक होल? मतलब हाउ यू विल डिफाइन द ब्लैक होल? जब वो स्टार्स एंड स्टेज में या फिर उसका स्टार का कोई ब्रेकडाउन होता है, तब वो ब्लैक होल होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। यस यस यस, एग्जैक्टली। सो स्टार्स का बेसिकली व्हेन स्टार्स डाई, जब स्टार मर जाता है, व्हेन स्टार डाई ब्लैक होल फॉर्म। ठीक है, स्टार्स कब मरेगा मीन्स फॉर एग्जांपल आपने प्लैनेट स्टार्स वगैरह में हेलियम, हेलियम पता है सबको? ठीक है, हेलियम किससे बनता है? H2। तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, सो व्हेन द स्टार विल रन आउट ऑफ द फ्यूल, उसके पास हाइड्रोजन नहीं रह गया हीलियम वगैरह बनाने के लिए, देन वी विल से दैट दैट स्टार हैज बीन डाइड, आउट ऑफ फ्यूल हो गया, उसके पास कुछ भी हाइड्रोजन हीलियम फ्यूजन करने के लिए बचा नहीं है, देन स्टार विल डाई। तो स्टार जब डाई होगा तो क्या बनाएगा, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा वो, या तो फिर ब्लैक होल बन जाएगा। कुछ कुछ स्टार ब्लैक होल बनते हैं, कुछ कुछ न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, या उसको व्हाइट ड्वार्फ भी बोला जाता है। सो उसमें ग्रेविटी इतनी होती है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। सो अभी जो यूनिवर्स में ब्लैक होल है उसको भी डायरेक्टली टेलीस्कोप से देखा नहीं है, वो ग्रेविटेशनल जो पल्सेस है वो सेंड करता है, तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ब्लैक होल जो है वो हो सकता है करके। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है ये समझा ना। सो अभी 2 साल पहले की न्यूज है वैसे, ब्लैक होल का फर्स्ट टाइम इमेज लिया गया था बाय इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा था ब्लैक होल के ऊपर कि इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप था न्यूज में किस लिए, उसने ग्रेविटेशन की वेव जो है उसको डिटेक्ट किया था ब्लैक होल के लिए। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है खाली वो आपको पता होना चाहिए। अब ब्लैक होल एक रिसेंटली डिस्कवर हुआ है जिसका नाम सेंगिटेरियस है, सेंगिटेरियस स्टार करके कुछ तो भी नाम है ब्लैक होल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये आप पढ़ लेना। फिर कुछ कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी मिशंस जो कि न्यूज में थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसरो का एक सैटेलाइट है, रिसेट सैटेलाइट। रिसेट सैटेलाइट क्या है, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द गल्फ कंट्री। सऊदी अरबिया ने बेसिकली लॉन्च किया था, फर्स्ट स्पेस मिशन था सऊदी अरबिया बेसिकली पूरे गल्फ कंट्री का। उसका क्या नाम है और कौन से प्लेनेट पे भेजा है, किसी को आइडिया है क्या? सऊदी अरबिया ने एक मिशन भेजा था मार्स पे, प्लेनेट बता देती हूँ, मार्स में एक मिशन भेजा था विच वाज द फर्स्ट मिशन ऑफ द होल गल्फ कंट्री। उसका नाम क्या था पता है क्या? एनीवन? मिशन, होप। यस यस, वेरी गुड, होप मिशन। होप मिशन था विच वाज द फर्स्ट मिशन ऑफ द गल्फ कंट्री, वो मार्स पे भेजा था होप मिशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा इसरो का मिशन है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन इसलिए है ये सन के जो आउटर लेयर होते हैं जिसको हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना वायरस नहीं, सन का जो आउटर लेयर होता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है इसरो ने लॉन्च किया है। और L1 क्या है, लैग्रेंज पॉइंट 1,
हमारे स्पेस में टोटल 5 पॉइंट्स है, लैग्रेंज 1 2 3 4 5। ठीक है, स्पेस में है लैग्रेंज पॉइंट। जो पॉइंट है उसको स्टेबल पॉइंट माना जाता है स्पेस में। क्या आप कोई भी सैटेलाइट रॉकेट वगैरह वहां पे अगर भेजते हो तो वो स्टेबली राउंड करेगा। तो ये आदित्य L1 मिशन क्या है, सन के लिए है बाय इसरो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, सोफिया मिशन। ये वैसे नासा का है, सोफिया मिशन स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये अभी रिसेंटली बंद हो गया था, इसीलिए वो न्यूज में है। उसका बेसिकली उसमें क्या था, अभी मून के ऊपर वाटर है, ये सबको पता है, डिस्कवर हुआ था। तो ये सोफिया मिशन ने डिस्कवर किया था कि मून के ऊपर वाटर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ये नासा के सोफिया के मिशन ने। तो अब ये बेसिकली जो सैटेलाइट था वो ऑफ हो गया है, तो उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तो इसलिए ये न्यूज में था। अभी नेक्स्ट है डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये भी नासा का ही है। बेसिकली क्या होता है, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड सबको पता है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ रॉकी पार्टिकल्स होते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, अगर कोई भी समझो एस्टेरॉइड है, अर्थ को थ्रेट होता है, समझो एस्टेरॉइड आके समझो कोई अर्थ को टकराएगा, तो आप ये डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन से क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दोगे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, डार्ट मिशन। तो अभी रिसेंटली ये नासा ने क्रैश किए थे 2 एस्टेरॉइड को, जिसका नाम यहाँ पे मैंने दिया है डीडी मॉइस करके और मूनलेट। तो ये 2 एस्टेरॉइड को उन्होंने उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया था, तो इसीलिए ये मिशन जो है वो न्यूज में था। डार्ट मिशन क्या है, इसरो का नहीं है, नासा का है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे टाइप ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह होती है। तो इसका बेसिकली डेफिनेशन दिया है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है उसको हम जियो स्टेशनरी में डालते हैं, और जो रिमोट सेंसिंग या अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो सेट होती है सैटेलाइट, वो हम लो अर्थ ऑर्बिट में डालते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है वो एक बार देख लेना। अभी नेक्स्ट है हमारा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार शायद क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। सो बेसिकली यूरोप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में हम सन बोलते हैं, CERN, सन। ठीक है, वो इसको ऑपरेट करता है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। अभी हेड्रॉन क्या है, अभी मैंने बताया था कि एटॉम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैंने हिग बोसॉन सुना रहेगा, डब्ल्यू बोसॉन सुना रहेगा, तो वैसे ही हेड्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, एक बेसिकली फ्रेंच में एक प्लेस है, इट इज एन अंडरग्राउंड टनल। अंडरग्राउंड टनल है 27 किलोमीटर लॉन्ग। तो वहां पे क्या करते हैं, तो ये जो प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, एटॉम्स वगैरह है, उसको कोलाइड कराते हैं, कोलिजन करवाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा एटॉम्स में, फिर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, देन उसमें उसको स्टडी किया जाता है। सो बेसिकली ये इसकी हम स्टडी क्यों करते हैं, ताकि यूनिवर्स से रिलेटेड कैसे यूनिवर्स बना था वो सब जानने के लिए बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी ने, LHC जो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, कहाँ पे है, ये फ्रेंच में है, अंडरग्राउंड टनल एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पे प्रोटॉन्स वगैरह को कोलाइड करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हेड्रॉन बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने दे दिया है, यहाँ पे आप लोग रीड कर लेना। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट है क्या किसी को? हेलो, वॉइस आ रही है क्या मेरी? यस हाँ, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, जूस मिशन, नासा का जूस, JUICE, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। जुपिटर के जो मून्स है उसको स्टडी करने के लिए नासा ने ये मिशन लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली फरवरी में न्यूज आई थी, अभी हमारे प्लेनेट में सबसे ज्यादा मून्स
कौन से प्लेनेट पे है, किसी को पता है? सबसे ज्यादा मून्स कौन से प्लेनेट पे है? जुपिटर। ओके, या टोटल पहले 62 थे जुपिटर के मून्स, अभी रिसेंटली 20 मून्स और डिस्कवर हुए हैं, तो टोटल 92 मून्स हो गए हैं जुपिटर के। तो अब ये जूस मिशन जो है नासा का, वो जुपिटर के मून्स को जो है वो स्टडी करेगा। जुपिटर का एक मून है जिसका नाम है गैनीमीड। इट इज द लार्जेस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा मून है गैनीमीड जुपिटर का। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए ये जूस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, गैनीमीड। गैनीमीड, GANYMEDE, गैनीमीड। ठीक है, तब ये अर्थ पे, अरे सॉरी, ये मून जो है गैनीमीड, इसके ऊपर हमें एक ऐसा ओशन जैसा मिला है। तो ऐसा ओशन, इतना बड़ा ओशन मिला है कि अर्थ से भी ज्यादा पानी उसमें हो सकता है। गैनीमीड मून पे ज्यादा पानी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है कि वाटर जो जितना अवेलेबल है गैनीमीड का, इसके लिए स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़े टर्म्स है। इकोनैरियो, इकोनैरियो क्या है पूछ सकता है। बैक्टीरियल नैनो वायर क्या है ये पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है। सो बेसिकली इकोनैरियो क्या है, ये एक रोबोट ही है, रोबोट का नाम है इकोनैरियो। ये क्यों बनाया है? टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन नेचर। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये इकोनैरियो नाम का एक प्लांट बनाया है। बेसिकली इट इज अ रोबोटिक प्लांट। इकोनैरियो क्या है? इट इज अ रोबोटिक प्लांट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर। तो ये सारे सिर्फ कीवर्ड्स है, ये एक बार आप लोग देख लेना, पूछ सकता है। अभी एक लास्ट टॉपिक ये है बैक्टीरियल नैनोवायर। फिर उसके बाद जो डिजीज न्यूज में चल रही है उसको हम ले लेंगे। बैक्टीरियल नैनोवायर क्या होता है एक बार ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए आप सबको पता है कि ऑक्सीजन यूज होता है, CO2 इवॉल्व होता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशियन के जो डीप फ्लोर में रहते हैं बैक्टीरिया, वो केमिकल वगैरह का यूज करते हैं। ओके, इसको केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक बैक्टीरिया है जो मिनरल्स का यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो उससे वो क्या करते हैं, जब मिनरल्स को वो इनहेल करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के, और जब एक्सहेल करता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम इसको एज अ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये बैक्टीरियल नैनोवायर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अभी लाइट का सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तभी लाइट जलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप प्रोड्यूस करने के लिए ये बैक्टीरियल नैनोवायर का यूज कर सकते हैं। नैनोवायर नाम क्यों दिया है कि जब वो एक्सहेल करता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है तो वो स्मॉल थिन वायर लाइक जो है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में छोड़ता है, इसलिए बैक्टीरियल नैनो वायर दिया है। सो इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इको फ्रेंडली वे। तो इसीलिए सिर्फ ये न्यूज में था। अब यहाँ पे मैंने इसमें बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन सा बैक्टीरिया था, जियोबैक्टर वगैरह, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ तक अभी कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? यस, नो? हेलो, वॉइस आ रही है क्या मेरी? यस। ओके, सो अभी नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा हेल्थ एंड डिजीजेस इन न्यूज। अभी न्यूज में कौन कौन से डिजीज थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वायरस कौन सा है, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। HIV के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ट्यूबरक्लोसिस पे क्वेश्चन आ चुका है। अभी लास्ट ईयर में न्यूज में था लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज। अभी इसमें आपको क्या याद रखना है, ये कैटल की डिजीज है। ठीक है, और ये वायरस से होती है। ठीक है, ये ह्यूमन को इम्पैक्ट नहीं करता है,
ये जो लंपी स्किन डिजीज है ह्यूमन को नहीं होता है, सिर्फ कैटल्स में ही होता है। ठीक है, अभी इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो एंटीवायरल ड्रग फॉर ट्रीटिंग लंपी स्किन डिजीज। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकेगा कि लंपी स्किन डिजीज कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीवायरल मेडिसिन। तो अभी कोई भी एंटीवायरल नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट उसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि लंपी स्किन डिजीज इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होता है? Zoonotic, anyone? Zoonotic disease, what is zoonotic disease? which can be transferred from animals to humans. Yes, जो disease animal से होती है that is called a zoonotic disease. Coronavirus example is an example of zoonotic disease. Bat से आया है humans में, so it is a zoonotic disease. So lumpy skin disease is not a zoonotic disease. ठीक है, lumpy skin disease zoonotic disease नहीं है। तो स्टेटमेंट में आपको पूछ सकता है कि वो जूनोटिक डिजीज है क्या, बट वो नहीं है। ये वेक्टर फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज हो गया, फ्लाइज हो गया, ठीक है, उससे होता है, फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन सिम्टम्स। कहाँ से आया? फर्स्ट टाइम लंपी स्किन डिजीज वाज डिस्कवर्ड इन मलेशिया 1999, वहां पे हुआ था। अभी रिसेंटली इंडिया में इसमें इन्फेक्शन फैला था, इसीलिए ये न्यूज में था। लंपी स्किन डिजीज मतलब वो ये रैश वगैरह हो जाता है, फीवर वगैरह होता है कैटल्स को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? इंडिया ने फर्स्ट वैक्सीन बनाया है फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए इंडिया ने फर्स्ट वैक्सीन बनाया है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर क्या है? इट इज कॉज्ड बाय वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, HPV, उससे ट्रांसमिट होता है। बेसिकली इट इज अ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है ये। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया ने बनाया है वैक्सीन, उसका नाम है QHPV, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम बनाया है, इसके लिए ये न्यूज में था। सो इट इज अ सर्वाइकल कैंसर के लिए है QHPV, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी केरला में ये देखा गया था टोमेटो फ्लू वायरस, टोमेटो फ्लू वायरल डिजीज अभी रिसेंटली केरला वगैरह में हुआ था। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, रैशेस वगैरह आते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें किससे होता है? टोमेटो फ्लू वायरस से होता है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि बैक्टीरिया से होता है क्या, फंगस से होता है क्या। ठीक है, अभी कोरोना के टाइम पे एक ब्लैक फंगस न्यूज में था। ठीक है, ब्लैक फंगस न्यूज में था, तो उसके बारे में पूछ सकता है कि ब्लैक फंगस जो था वो अपना स्पाइन्स, ब्रेन वगैरह को इफेक्ट करता था। ठीक है, तो वो कम्युनिकेबल है कि नहीं, मतलब एक से दूसरे में स्प्रेड होता है कि नहीं। सो ब्लैक फंगस स्प्रेड नहीं होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक न्यूज में था। ये टोमेटो फ्लू हो गया। हाँ, अभी नेक्स्ट है निफा वायरस। निफा वायरस भी बहुत न्यूज में था, ये तो सुना रहेगा आप लोग ने। ठीक है, सो निफा वायरस क्या है? इट इज अ जूनोटिक डिजीज, एनिमल्स टू ह्यूमन जो है वो जूनोटिक डिजीज है, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वायरस, अभी वायरस के भी टाइप्स होते हैं। DNA वायरस होता है, RNA वायरस होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल उनका DNA होता है या वायरस RNA होता है। अभी निफा वायरस जो है ये RNA वायरस है। अभी हमारा जो ये कोरोना वायरस आया था वो कौन सा वायरस है? DNA के RNA? हाँ, यस, RNA है पक्का। हाँ, यस, कोरोना वायरस जो भी था वो RNA वायरस था। ठीक है, और एक और डिफरेंस बताना था। अभी आपने देखा रहेगा कोरोना बार बार बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं उसके। ठीक है, बहुत उसका म्यूटेशन हुआ है, क्यों? उसका रीजन भी यही है कि वो बेसिकली एन RNA वायरस है, बिकॉज RNA वायरस आर लेस स्टेबल देन DNA वायरसेस। DNA डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है DNA का, एंड RNA का सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो विच कैन इजीली म्यूटेट, इजीली चेंज हो सकता है, इसलिए RNA वायरस आर लेस स्टेबल देन DNA वायरस। इसलिए बहुत सारा आपको वेरिएंट देखने मिला है, कोरोना का म्यूटेशन बार बार जल्दी होता है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट मैंने ये निफा वायरस का बता दिया। निफा वायरस भी फ्रूट बैट से ही आता है, जहाँ से कोरोना आया था वहां से निफा वायरस भी कोरोना ये बैट से ही मिलता है। ठीक है, अभी बैट में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं जो वो उनको इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ता है साथ में, तो उसकी वजह से एक एक डिजीज वगैरह आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक न्यूज में था ज़ोंबी वायरस। किसी ने सुना है क्या ज़ोंबी वायरस के बारे में? ज़ोंबी वायरस, अभी वो बहुत ज्यादा यस, फॉरेन कंट्रीज में न्यूज में है वो। फॉरेन कंट्री इन द सेंस अभी इट इज रिलेटेड टू अ क्लाइमेट चेंज। ज़ोंबी वायरस न्यूज में क्यों था? अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स है, हमारी आइस वगैरह है, वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ कुछ ऐसे वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो इतने सालों से ग्लेशियर वगैरह उसमें डोरमेंट पड़े थे, वहां से कुछ कुछ निकल के आ रहे हैं वायरस। तो अभी इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं है, बट वहां से जो वायरस मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर मेल्ट हुआ था वहां पे, तो वहां से जो वायरस मिले हैं डोरमेंट फेज में, मतलब वो एक्टिव फेज में नहीं है, इनएक्टिव है, कि इतने साल से वो लोग ग्लेशियर वगैरह में थे, तो वहां से मेल्ट होके जो अभी अभी डिस्कवर हो रहे हैं, तो उनको नाम दिया है ज़ोंबी वायरस का। ठीक है, लेकिन वो रशिया एंड ऑल में ये भी हुआ है रशिया में। जी। ओके, सो बेसिकली जो हमारा आर्टिक रीजन है ना ऊपर ग्लेशियर वगैरह का, तो वहां से ये डिस्कवर हुआ था। तो वैसे ही एक नोरो वायरस न्यूज में था, मंकी बी वायरस न्यूज में था। ठीक है, तो नोरो वायरस, मंकी बी वायरस, इसका मैंने यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, ये सब दिया है, तो एक बार इसमें गो थ्रू कर लेना। हम्म, अभी मंकी बी वायरस न्यूज में था, नाम से समझ में आ रहा है कि स्प्रेड कहाँ से होगा, मंकी से होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड फर्स्ट डेथ हुई थी चाइना में, इसीलिए ये न्यूज में आया है। ठीक है, अभी आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि मंकी बी वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। सेम क्वेश्चन ऐसा हेपेटाइटिस बी के लिए पूछा था कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है कि नहीं है इन 2019। सो इसलिए आपको मंकी बी वायरस का याद रखना है कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो कभी भी आप कोई भी डिजीज पढ़ोगे तो वो देख लेना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वायरस से फैल रहा है कि बैक्टीरिया से फैल रहा है, ह्यूमंस को हो रहा है, एनिमल को हो रहा है, जूनोटिक है कि नहीं है। तो जब भी डिजीज कोई भी आप पढ़ोगे तो ये 3-4 चीजें देख लेना है। ठीक है, अभी वैसे ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत फैला था, तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो ह्यूमंस को स्प्रेड नहीं करता है एज कम्पेयर टू स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू पता है वो एनिमल्स टू ह्यूमंस हो जाता है, बट अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो एनिमल्स टू ह्यूमन नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अफ्रीकन स्वाइन वायरस अभी बीच में बहुत फैला था। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू तो होता है, सबको पता है कॉमनली। ठीक है, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो ह्यूमन को इम्पेक्ट नहीं करता है, सिर्फ जो स्वाइन्स हमारे पिग वगैरह जो होते हैं वो उसको इम्पेक्ट करता है। अभी नेक्स्ट है कोरोना वायरस के लिए 2 न्यू वैक्सीन इंडिया ने अप्रूव की हुई है। 2 न्यू वैक्सीन है और एक ड्रग है, मोलनुपिराविर ड्रग है, और 2 वैक्सीन है, कॉर्बीवैक्स एंड कोवोवैक्स। ठीक है, तब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो एक टाइप क्या होगा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या करेंगे, वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसको लेंगे, ठीक है, उसको इनएक्टिव कर देंगे, कुछ कुछ ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, पैथोजन डिजीज कॉजिंग की जो कैपेबिलिटी होती है उसको पूरी तरह से रेड्यूस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन। सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है, इनएक्टिवेट कर देते हैं, किल्ड जर्म्स जो रहता है वो डायरेक्टली आप वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल कोई बता सकता है क्या इनएक्टिवेटेड वायरस का, वैक्सीन का नाम? बहुत कॉमनली सब बच्चे लोग को तो देते ही है,
पोलियो वायरस वैक्सीन, ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस, ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का है। ठीक है, पोलियो वायरस को इनएक्टिवेट करके देते हैं ओपीवी। और पोलियो वायरस अभी इंडिया में है क्या, केसेस मिलते हैं? एनीवन, पोलियो वायरस के केसेस मिलते हैं क्या अब इंडिया में? अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं किसी को? हेलो। ओके, सो पोलियो डिजीज अभी है क्या, कि इरेडिकेशन हो चुका है पोलियो का? पोलियो वायरस हो चुका है It has yes been eradicated completely. yes in 2014 we have eradicated it completely. Okay, ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया। नेक्स्ट इज mRNA वैक्सीन। अभी mRNA वैक्सीन के बारे में भी आप लोग ने सुना रहेगा। कोरोना के केसेस में जो रशिया ने बनाया था स्पुतनिक वैक्सीन करके जो नाम था, दैट वाज mRNA बेस्ड वैक्सीन। अभी mRNA से नाम में आपको पता चल रहा है कि क्या यूज किया रहेगा, mRNA यूज किया रहेगा, नॉट द होल ऑर्गेनिज्म। पूरा वायरस नहीं लेंगे, खाली वायरस का जो mRNA होता है उसको लेंगे। mRNA क्या होता है, M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA। यस यस, मैसेंजर RNA। अभी मैंने आप लोग को बताया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, DNA टू RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। तो RNA क्या करते हैं, RNA विल कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, RNA के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, tRNA, mRNA, T फॉर ट्रांसफर RNA, M फॉर मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA क्या करता है, जेनेटिक कोड को कैरी करता है कि हमें ये हमें ये प्रोटीन बनाना है, उसका ये कोड है। tRNA क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को बाइंड करके लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस साइट के लिए। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम में, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था। सो mRNA क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो ये mRNA वैक्सीन में क्या करते हैं हम, कि समझो कोरोना वायरस का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, स्पुतनिक वायरस जो रशिया ने बनाया था। तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर सबने देखा रहेगा, उसके ऊपर स्पाइक्स रहते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन जो रहते हैं। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन का जो कोड होता है mRNA, उसको हम mRNA निकाल के किसी दूसरे वायरस के ऊपर ज्वाइन करते हैं, सॉरी खाली उसका mRNA इंसर्ट करते हैं बॉडी में। तो हमारे बॉडी में वो mRNA जाता है और वो प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो वो कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, वो हमारे बॉडी में बनता है, उसके लिए प्रति एंटीबॉडी हमारे इसमें होती है। बेसिकली वैक्सीन का काम ही क्या है, हमारे बॉडी में जाता है और एंटीबॉडीज को बनाता है। तो अभी mRNA वैक्सीन में पूरा वायरस को ना लेते हुए सिर्फ mRNA सेगमेंट, वो खाली जीन सेगमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और ये हाँ, वायरल वेक्टर वैक्सीन। अभी समझो mRNA को हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया, अगर हम उसको ना करें और किसी दूसरे वायरस के ऊपर स्टिक कर दे और फिर वो वायरस को इंसर्ट करे, तो उसको बोलेंगे वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। वेक्टर क्या होता है, एक जरिया ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कोविशील्ड वैक्सीन है, सब लोग ने लिया रहेगा वैक्सीन, दैट इज अ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। उसमें क्या करते हैं, जो अपना प्रोटीन होता है, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन होता है स्पाइक्स के ऊपर, उसको निकालते हैं एंड एडिनो वायरस कौन है, जो बेसिकली कोल्ड, जो हमें सर्दी जुकाम होता है, एडिनो वायरस तो होता है। ठीक है, तो उसको वीक कर देते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके ऊपर कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है वो फिक्स करते हैं, और फिर वो वायरस की जो वैक्सीन होती है वो हमारे बॉडी में देते हैं। तो उसको बोलते हैं वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। किसी दूसरे वैक्सीन को एज अ वेक्टर हमने यूज किया है, तो वो हो गया वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो हमारा जो कोविशील्ड था दैट वाज अ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। ओके, तभी रिसेंटली इंडिया ने 2 वैक्सीन को अप्रूव किया है, कॉर्बीवैक्स एंड कोरोवैक्स वैक्सीन। अभी इसमें डिफरेंस क्या है देखो, कोरोवैक्स में क्या है, इट इज अ प्रोटीन वैक्सीन। अभी मैंने जो बताया कि जो कोरोना का जो प्रोटीन होता है खाली, वो हम यूज करते हैं। हाँ, खाली एक न्यू चीज इन्होंने क्या की है, इसमें इन्होंने नैनो पार्टिकल्स का भी यूज किया है, रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन। कोवोवैक्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन है। ठीक है,
ये हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने ये बनाया है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब समझा ना। एंड जो कॉर्बीवैक्स है वो प्रोटीन सब यूनिट, पूरा प्रोटीन भी इंसर्ट नहीं करते, खाली जो एंटीजन है खाली उसको ही इंसर्ट करते। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन का पूरा दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? हाँ, कोवोवैक्स का ना, रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन। नैनो पार्टिकल्स तो सबको पता है ना, उसका यूज क्या है इसमें? किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा था कि कोविशील्ड इज एन mRNA बेस्ड वैक्सीन एंड कोवैक्सीन इज अ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो इसने इंटरचेंज कर दिया था, कोविशील्ड इज अ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो वो एक स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट कर देते तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अभी चांसेस है कि अभी जो न्यू वैक्सीन आई है उसके डिफरेंस में पूछ ले। ये रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वाला ये पूछ सकता है। कोवैक्सीन कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस डालते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस, कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके डालते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन, तो वो ये है। वेक्टर बेस्ड वैक्सीन कौन सी है? कोविशील्ड वेक्टर बेस्ड है, और कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं पूरी तरह से। ये क्वेश्चन जो है ये PYQ भी मैंने लास्ट में ऐड किया है। अभी ऊपर हमने वेब 3.0 के बारे में पढ़ा था, तो अभी ये क्वेश्चन देखो सेकंड वाला, with reference to web 3.0 consider the following statement. First statement, web 3.0 technology enables people to control their own data. Second, web 3.0 blockchain based social network use होता है, and second, it can be collectively used. तो ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना मेरी, हाँ ऑप्शन इसका ये है, वन ओनली राइट है कि टू ओनली के ऑल ऑफ द अबव, सब राइट भी है क्या? All of the above. यस। सो ऐसे ही आपको एक वेब 5.0 के बारे में अभी पूछ सकता है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन पूछा है ऊपर देखो, विच ऑफ द अबव आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी एक न्यू टर्मिनोलॉजी है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, ठीक है। अभी हमें कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कोड वगैरह रखता है, कोडिंग वगैरह आप लोग ने सुना रहेगा, सॉफ्टवेयर की कोडिंग वगैरह करना बनाने के लिए आपको वो कोड लगता है, ठीक है। अभी ये जो गवर्नमेंट के एप्स है, आरोग्य सेतु यूज किया है हमने, कोविन यूज किया है, डिजी लॉकर पता है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं, दीक्षा ऐप है, ठीक है। तो ये सब क्या किया है, जब ये सॉफ्टवेयर ये प्लेटफॉर्म जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसके कोड जो भी कोड बनाने का है सॉफ्टवेयर का, उसको वो पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं, मतलब पब्लिक को वो कोड बता देते हैं। अगर आप चाहो कि वो सॉफ्टवेयर को आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो आप उसको कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके कोड आपको पता रहते हैं और यू कैन मॉडिफाइड इट इजीली, जिसमें आपको सोर्स कोड जो है बता दिया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द अबव आर द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आरोग्य सेतु, कोविन वगैरह हमने यूज किए, तो ये 2022 का ही क्वेश्चन है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल दिया है, ठीक है। हाँ, ऑल ऑफ द अबव। वेब वाला पूछ लो क्या? हाँ देखो, वेब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो, वेब टेक्नोलॉजी enables people to control their own data। मैंने बताया था ना कि जो भी
हमारा डिजिटल डाटा है वो हम खुद यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी खुद के पास रख सकते हैं, हमें सामने स्टोर नहीं करवाना है, तो एक तरह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही बोला है कि वी कैन कंट्रोल अवर ओन डाटा। ठीक है, सेकंड क्या है, देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है क्या? अगर नहीं पढ़ा तो एक बार गो थ्रू कर लेना जाके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज अ लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी। एक डेटाबेस वगैरह होता है, कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन डालते हो तो ये डिसेंट्रलाइज डाटा है, मतलब ये कहीं एक जगह पे स्टोर नहीं है, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस होता है वेब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक बार ये रीड कर लेना, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली है वो किस पे बनी है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बनी है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये सॉफ्टवेयर के ये जो 3 स्टेटमेंट है वो पढ़ो और इसमें क्या आंसर रहेगा बताओ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कुछ नहीं है, जो हम माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जीमेल हो गया, ये सब हम यूज करते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है एज अ सर्विस, सो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर सर्विस क्या है? बायर कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डाटा फील्ड। ठीक है, ईमेल वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, सिंपल स्टेटमेंट है। थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, आउटलुक हो गया, याहू हो गया, मेल हो गया, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका। सो बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, हर टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने डाला है ये पूरा 2022 का क्वेश्चन है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बी सेल और टी सेल के ऊपर पूछ लिया था, तो ये हमारा बेसिक थ्योरी पार्ट हो गया। टेक्नोलॉजी में से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया जो न्यूज में थे और एक बेसिक क्वेश्चन डाल दिया है साइंस का। तो बी सेल और टी सेल का आंसर क्या होगा इसमें से 4 का? 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पढ़ो बताओ। इजी क्वेश्चन है ये काफी। ए क्या लिखा है? दे प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल एलर्जन फ्रॉम बॉडी, दे एलिवेट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन। सी दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट इन द बॉडी। फोर्थ दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। क्या आंसर होगा बोलो? All of the above. नहीं नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों में से एक ही बताना है। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, कौन है? D answer. डी, ओके। और दूसरे लोग बताओ, डी सही है क्या? ठीक है, बी सेल और टी सेल, इसका क्या बताया था मैंने? इम्यूनिटी, बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो बी सेल एंड टी सेल के लिए होती है। तो बी सेल एंड टी सेल क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम का आपको सप्रेस कर देता है। सप्रेस कर देता है मतलब क्या? इम्यून सिस्टम आपका बराबर से काम नहीं करेगा। अभी HIV पेशेंट जो होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है? यही होता है कि जो HIV वायरस जो उनको अटैक करता है वो के इम्यून सिस्टम को एकदम डाउन कर देता है, इम्यूनोसप्रेसेंट कर देता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, बाकी और भी सारी डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, उनको जल्दी से कोई भी डिजीज हो जाती है। तो HIV क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और ये बी सेल टी सेल्स तो क्या कर रहा है? हमारे इम्यून सिस्टम का समझो एक दीवार है, वॉल ऑफ प्रोटेक्शन है बी सेल एंड टी सेल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा है। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर द स्टेटमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग
is applied in the development of this vaccine. Second, bacteria and virus are used as vector. अभी इसमें से क्या सही होगा? 1 only, 2 only, both the statement is right या none of the above? फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन. यस एनीवन? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? 1. हाँ वैष्णवी, फिफ्थ का आंसर क्या होगा बताओ? नहीं समझा? अरे अभी मैंने बताया ना, वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा है. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या होगा बताओ? जो ऑनलाइन है उसमें से कोई आंसर बताओ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझा क्या आप लोग को? स्टेटमेंट जो 2 दिए हुए वो समझा है आप लोग को? Both of them are correct. बोथ ऑफ द टाइम है करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट राइट है. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन अभी मैंने समझाया था. वेक्टर वेक्टर क्या? वैक्सीन यूज करते टाइम आप वायरस का यूज करोगे या बैक्टीरिया का यूज करोगे, कोई भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करोगे एज अ वेक्टर. तो सेकंड स्टेटमेंट राइट हो गया. बैक्टीरिया वायरस आर यूज्ड एज वैक्सीन. अभी हमने देखा था वेक्टर बेस्ड वैक्सीन कोविशील्ड, उसमें हमने कौन सा एडिनो वायरस यूज किया था जो कोल्ड फीवर कॉज करता है, सर्दी जुकाम, वो वायरस का यूज किया था. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन. ये करेक्ट ही है ना? आप उसको एट द जीन लेवल सेल के अंदर जाके उसके डीएनए जीन वगैरह का वो कोड वगैरह चेंज करके फिर आप वो वैक्सीन को डेवलप कर रहे हो. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का मतलब ही वो होता है. रिकॉम्बिनेंट जब भी वर्ड आएगा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? जीन को ही आप कर रहे हो, रीअरेंजमेंट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन थे ये 5 क्वेश्चन 2022 के हैं. तो आप देख सकते हैं कि काफी इजी क्वेश्चन आए थे. खाली आपको टेक्नोलॉजिकली ओवरव्यू पता होना चाहिए. साइंस का थोड़ा बहुत बेसिक प्लस टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको पता रहेगा तो आप स्टेटमेंट डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर सकते हो. इतने हार्ड क्वेश्चन भी साइंस में आते नहीं है. ठीक है. तो जो भी टेक्नोलॉजी इन न्यूज चल रही है वो आपको देखना है. तो उसके बेसिक थ्योरी क्या है पार्ट वो आपको देखना है. किसी को डाउट है क्या अभी? आपका आवाज थोड़ा ये हो रहा था. आपने अभी बोला वो एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का क्या? नहीं, अब रिकॉम्बिनेंट के बाद आपने कुछ बोला क्या? हाँ, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बाद मैंने वही समझाया कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में आप क्या करते हो, आपका जो डीएनए है जेनेटिक लेवल पे आप चेंजेस करते हो. आपने किसी वायरस का जीन निकाला, ठीक है, उससे आपने कोड किया प्रोटीन. फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऊपर हमने देखा था वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन देखा था, एमआरएनए वैक्सीन. तभी हम क्या कर रहे हैं, उसके जीन जेनेटिक लेवल पे जाके चेंजेस करते हैं, उसको हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं. Any technology that is involved manipulation of DNA and genes are called as recombinant DNA technology. ठीक है. तो ये समझा ना recombinant vector वैक्सीन? जी जी, थैंक यू. क्या क्या पढ़ना है फिर से बताऊं क्या? अच्छा, जो भी डिजीज न्यूज में है वो उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो वायरस से कॉज हो रहा है कि बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, एनिमल टू डिजीज स्प्रेड हो रहा है क्या, क्या वेक्टर कोई मॉस्किटो फ्लाई से हो रहा है क्या, वो देखना है. और ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है अवेलेबल, वो देखना है. हाँ, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस के बारे में देख लो, एचआईवी के बारे में देख लो, टीबी के बारे में मिशन हमारे बहुत चल रहे हैं, टीबी मुक्त भारत वगैरह. तो वो आपको एक टीबी न्यूज में है वो आप देख लो. ठीक है. द बेसिक आपको वो देखना है कि कौन से बैक्टीरिया से होता है, वो सब देखना है. और किसको अफेक्ट कर रहा है, कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है. टीबी अफेक्ट लंग्स, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस अफेक्ट्स अपना लीवर. ठीक है. तो ऐसा आपको देखना है. ठीक है. और किसी को डाउट है क्या? ये पीडीएफ जो है ये आप लोग को मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू उसको कर लेना.
ओके, सो किसी को कुछ डाउट है क्या अभी? यस, नो? नो। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं। विशाखा, आपने इनएक्टिवेटेड एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में पूछा था ना? ओके, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेम ही है। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब ही होता है कि आप उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो इनएक्टिवेट कर रहे हो, तो दैट इज सेम। इनएक्टिवेटेड और लाइव एटेन्यूएटेड सेम है। ओके, ठीक है, तो मैं एंड करूँ क्या सेशन? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन एंड करूँ क्या? यस, नो? यस। यस, ठीक है, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है आपको मैं ये सेंड कर दूंगी सर को, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank